तो इस चीज को गांधी जी ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में, कि अगर हम सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से कदम उठाएंगे तो सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम हिंसा तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ आपका सहयोग कर रहे हैं, हम आपके कामों में सहयोग नहीं दे रहे, हम आपकी नीतियों से सहमत नहीं है इसलिए हम आपके काम में इंटरफेयर ही नहीं कर रहे, हम आपके काम में सम्मिलित ही नहीं रह रहे। तो ये तो हमारी मर्जी है ना भाई, सम्मिलित हो या ना हो, इसमें तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। और ऐसा तो नहीं है कि हम आपको मार रहे हैं, हम आपको तोड़ रहे हैं, आपकी चोरी कर रहे हैं, ये भी तो नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं हम नहीं कर रहे भाई, हम कर ही नहीं रहे आपके साथ मिलकर काम। अब आप बताओ सरकार पंगु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है कि महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका में उनका संघर्ष और भारत में आगमन और कांग्रेस को से जुड़ना और भारतीय आंदोलन में उनका प्रवेश, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के आजादी के आंदोलन का एक नया स्वरूप, ये हमने यहां तक समझ लिया। मैंने आपको बता दिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वो राजनीतिक स्थिति पैदा करता है पूरे भारत में, वो चेतना लाता है भारत में कि ये इन अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, इनको देश से लात मार के बाहर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये इस देश में रहने लायक नहीं है। इन्होंने मासूम जनता, मासूम बच्चों को भी मार दिया अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी सत्ता। और अपने आप को ये सभ्य कहते हैं, ये अपने आप को सभ्य मानते हैं। इस बात पर सबसे पहला प्रहार था। इस हत्याकांड ने पूरे देश को जगा दिया था। इस हत्याकांड ने बता दिया था कि अगर अब भी हमने अपने मन में इनके लिए थोड़ी भी दया भावना रखी तो हमसे बुरा कोई नहीं है इस देश के लिए। इससे पहले बहुत लोग ये मानते थे कि अंग्रेजों के आने से भारत में सभ्यता आई है, भारत का विकास हुआ है, लेकिन इस हत्याकांड ने उन सभी भावनाओं को समाप्त कर दिया, उन सभी लोगों को परिवर्तित कर दिया कि इनको अगर हमने रखा तो हम पर हमेशा शोषण होता रहेगा, हमारा हमेशा हम पर ये अत्याचार करते रहेंगे और हमें बेवजह मारते रहेंगे, ये हमें अपने खिलाफ बोलने तक की अधिकार नहीं देंगे। तो सुनिए और चलिए अब समझते हैं खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। देखो बहुत लोग गांधी जी पर यह आरोप लगाते हैं कि गांधी जी मुसलमानों के बहुत पक्षधर थे, बहुत पक्षधर, हितैषी थे। अब आप मुझे बताओ कि घर का भेदी लंका ढाई वाली आपने सबने मुहावरा सुन रखा है? हाँ भैया। ये तो नहीं था कि आप उस समय देश के मुसलमानों को कहीं बाहर निकाल के फेंक दो थे, संभव था? और क्या बिना मुसलमानों के सहयोग के आजादी प्राप्त कर पाना आसान था? एक बहुत बड़ी कौम आपकी आजादी के आंदोलन से दूर रहेगी तो क्या आजादी मिलना आसान होगा? नहीं भैया। अब आप मुझे बता दो, एक उंगली अगर टूट जाए हाथ से तो क्या पंजा बन पाए? ये आपकी मुट्ठी बन पाएगी? नहीं भैया, है ना? नहीं बन पाएगी ना? जब एक आप मानते हो ना इस चीज को कि अगर एक उंगली टूट जाए तो ये घूंसा उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना होना चाहिए। कि हो जाएगा? नहीं होगा ना? मानते हो ना इस बात को? मानते हो? बोलो हाँ या ना, तेजी से मानते हो? इस बात को मानते हो? तो गांधी ने अगर मुस्लिम समुदाय को साथ में जोड़ने के लिए, ईसाई समुदाय को, क्रिश्चियन समुदाय को, या सिख समुदाय या यहूदी पारसी समुदाय को जोड़ने के लिए कुछ किया तो वो गलत किया? नहीं भैया। तो गांधी पर यह आरोप जो लगता है कि वो सिर्फ मुस्लिमों का पक्षधर थे, तो क्या ये सही आरोप है? वो सिर्फ भारत के पक्षधर थे और वो भारत में रहने वाले हर समाज को उसी नजरिए से देखते थे जिस नजरिए से वो हिंदुओं को देखते थे।
उनके लिए हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं था, इसलिए वो महात्मा है। उनका महान बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि उन्होंने सबको एक दृष्टि से देखा है, सबको उन्होंने एक दृष्टि से देखा है, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। समझ में आई बात? उन्होंने हर चीज का परीक्षण पहले अपने ऊपर किया है कि क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर जाके उन्होंने समाज को वो करने के लिए कहा है। उनका आश्रम इसी बात का प्रतीक था। उन्होंने अपने आश्रम में जातिवाद समाप्त किया, उन्होंने अपने आश्रम में धर्मवाद समाप्त किया, तब जाकर उन सब चीजों को कहा है कि ये पूरे भारत में लागू होनी चाहिए। तब जाकर सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर इन सब चीजों को अप्लाई किया है। उस व्यक्ति ने सब कुछ अपने ऊपर अप्लाई किया, फिर जाकर उन्होंने कहा है कि तुम ये करो। उसने बिना खुद करे वो नहीं कहा कि तुम ये करो, उन्होंने खुद करा इस चीज को। समझ में आई बात? ये बात समझो आप। भारत की आजादी के लिए उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एकजुट होना बहुत जरूरी था। जब तक सब एकजुट नहीं होते तब तक आजादी नहीं मिल सकती थी। अंग्रेजों को अगर एक भी समाज का हित साथ मिल जाता तो वो यहां से जाने के लिए कभी नहीं रेडी होते। अगर भारत का एक भी समुदाय उनको कहता कि हम आपके साथ हैं, तो समझ में आई बात? इसीलिए गांधी जी ने मुस्लिम समुदाय को साथ में लाने के लिए बहुत सी चीजें करी, जैसे कि वो ये महसूस करें कि अंग्रेज तुम्हारे हितैषी नहीं है, हम तुम्हारे हितैषी हैं। हमसे बड़ा हितैषी तुम्हारा कोई नहीं है, हम हैं तुम्हारे सच्चे हितैषी, वो नहीं है। वो तुम्हें लूट रहे हैं और तुम भारत की लूट में उनका सहयोग दे रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गद्दारी होगी भारत माता के साथ। तुम मानो इस बात को, तुम्हारे खुद के धर्म के साथ तुम्हारी सबसे बड़ी गद्दारी होगी, मानो इस बात को। उन्होंने ये चीज समझाई। तो ये जो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने अपने आंदोलन को सम्मिलित कर दिया, इसीलिए किया जिससे कि मुस्लिम समुदाय ये ना समझे कि गांधी उनके आंदोलन में साथ नहीं है। सुनना ध्यान से। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और टर्की सुल्तान विश्व भर के मुसलमानों का खलीफा आध्यात्मिक गुरु के समर्थन में जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। टर्की का जो उस समय बादशाह होते थे उसको मुस्लिम समुदाय का धार्मिक नेता माना जाता था। टर्की के बादशाह को मुस्लिम समुदाय का धार्मिक नेता माना जाता था। तो जब टर्की के सुल्तान को, टर्की के बादशाह को जब अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में हरा दिया तो उनको गद्दी से उतार दिया। तो पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय ने इस चीज का विरोध किया और कहा कि ये बहुत गलत है। और वो जो आंदोलन हुआ, वो जो भारत में हुआ, उस आंदोलन का नाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था टर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में जोरदार आंदोलन करना। इस आंदोलन की प्रमुख मांगे इस प्रकार थी। पहली मांग सुनना, पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहने दिया जाए। जाजीरत उल अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के अधीन इतने क्षेत्र अवश्य हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित बनाए रखने में समर्थ हो सके। ये तीन मांगे थी। किसकी? खिलाफत आंदोलन की। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, मौलाना कौशत अली, मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की स्थापना की जा चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आंदोलन के क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चले।
गांधी जी को आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर देंगे। समय के साथ साथ खिलाफत आंदोलन दुर्बल होने लगा। इस बीच टर्की के प्रति ब्रिटेन का दृष्टिकोण भी सहानुभूतिपूर्ण होने लगा तथा अंततः परिस्थितियां परिवर्तित होते ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। जैसे ही टर्की के साम्राज्य के प्रति अंग्रेजों ने अपनी सहानुभूति प्रकट करी, वैसे ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन गांधी जी ने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। गांधी जी ने ये सोचा था कि अगर हम इनका साथ देंगे तो ये हमारा साथ देंगे इस देश से अंग्रेजों को भगाने में, लेकिन वो नहीं हो पाया। पर उन्होंने अपना प्रयास किया जिससे कि भारत के एक बहुत बड़े समुदाय को भारत की आजादी के आंदोलन में जोड़ा जा सके। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुए सफल, हो कुछ हद तक हुए। बहुत से मुस्लिम नेताओं ने फिर कांग्रेस में सम्मिलित हुए और फिर कांग्रेस के साथ भारत की आजादी का झंडा उन्होंने भी बुलंद किया। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हुए। ठीक है, आगे सुनिए। असहयोग आंदोलन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन क्या है, सुनिए समझिए। कारण, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को आकर्षक आश्वासन दिए थे, किंतु युद्ध की समाप्ति पर सरकार ने उनकी पूर्ण उपेक्षा की। महायुद्ध के कारण जनसामान्य को बेरोजगारी तथा भयंकर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। युद्ध में उनमें देश प्रेम की प्रबल भावनाओं को उत्पन्न किया और वे अपने देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप देने के लिए आतुर हो उठे। ब्रिटिश प्रशासकों ने रॉलेट एक्ट पास करके भारतीयों की भावनाओं को और अधिक आहत किया। सरकार की कठोर दमन नीति और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने अग्नि में घी का काम किया। शिक्षित भारतीयों ने तीव्र असंतोष उत्पन्न हो गया और स्वयं गांधी जी का विश्वास भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता से हटने लगा। इन परिस्थितियों में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करके शासन तंत्र को पंगु बना देना था। असहयोग आंदोलन क्या था कि सरकार की किसी भी काम में जनता का किसी भी प्रकार का सहयोग ना हो। अब भाई आप ही बताओ, अगर सरकार को जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो क्या सरकार काम कर पाएगी? बताओ, संभव है काम करना? नहीं भैया। जब तक हम सरकार की नीतियों में सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, क्या सरकार अपनी नीतियों को अमल में ला पाएगी? कदापि ही नहीं। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन इसीलिए सफल हो पाया क्योंकि जनता ने सरकार की बात को माना। अगर सरकार की बातों को ना मानते तो क्या सरकार कुछ कर पाती? नहीं भैया। हाँ, अगर लोग घर में नहीं बैठते तो क्या होता? लॉकडाउन सफल हो पाता? नहीं भैया, नहीं। कितनी पुलिस लगा लेते? जनता से ज्यादा पुलिस तो है नहीं ना, कि है? नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो इस चीज को गांधी जी ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में, कि अगर हम सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से कदम उठाएंगे तो सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम हिंसा तो कर नहीं रहे, हम तो सिर्फ आपका सहयोग कर रहे हैं। हम आपके कामों में सहयोग नहीं दे रहे, हम आपकी नीतियों से सहमत नहीं है, इसलिए हम आपके काम में इंटरफेयर ही नहीं कर रहे, हम आपके काम में सम्मिलित ही नहीं रहे। तो ये तो हमारी मर्जी है ना भाई, सम्मिलित हो या ना हो, इसमें तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। और ऐसा तो नहीं है कि हम आपको मार रहे हैं, हम आपको तोड़ रहे हैं, आपकी चोरी कर रहे हैं, ये भी तो नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं हम नहीं कर रहे भाई, हम कर ही नहीं रहे आपके साथ मिलकर काम। अब आप बताओ, सरकार पंगु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये चीज गांधी जी ने बहुत अच्छे से समझा था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। और इसका उन्हें वहां लाभ भी मिला था और उसी चीज का वो यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और 2 बार कर भी चुके थे। चंपारण, गुजरात, यहां कर चुके थे वो इन सब चीजों का एक्सपेरिमेंट अच्छे से, भारत में भी, और इसका उन्हें लाभ मिला था दोनों जगह पर।
जीते थे, चंपारण में भी जीते थे, अहमदाबाद में भी जीते थे, है ना। आगे सुनो। सरकारी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग, याद रखना कब प्रारंभ हुआ है क्या, ठीक है, कौन सा आंदोलन कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी नौकरियों, उपाधियों, अवैतनिक पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में भाग न लेना, सरकार को करों का भुगतान न करना तथा सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करना, सूत काटना और हथकरघे द्वारा खादी के उत्पाद का विकास करना, राष्ट्रीय एकता के लिए विकास के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना तथा छुआछूत को दूर करना। सितंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मान्यता मिल गई। इस वर्ष कांग्रेस के नियमित नागपुर अधिवेशन में विशाल बहुमत से इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। आंदोलन की प्रगति, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि का परित्याग करके किया। गांधी जी का अनुसरण करते हुए अन्य अनेक देशभक्तों ने भी अपनी उपाधियों एवं पदवियों का परित्याग कर दिया। न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी बाबू, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और सैफुद्दीन किचौली जैसे महत्वपूर्ण वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी अर्ध सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्यापीठों की स्थापना की गई, जिनमें से प्रमुख थे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ आदि। आंदोलन का जन आंदोलन बनना, आंदोलन का जन आंदोलन, जनता का भी पूर्ण रूप से इसमें सहयोग मिला। तो इस तरह से गांधी ने असहयोग आंदोलन से पूरे भारत को अंग्रेजों के प्रति जागरूक बना दिया। तो देख लो, एक छोटे से विचार ने किस प्रकार से क्रांति कर दी और उस क्रांति ने किस प्रकार से जन क्रांति का रूप धारण कर लिया कि पूरी देश की जनता इस आंदोलन में सम्मिलित हो गई। सुनना, शीघ्र ही असहयोग आंदोलन जन सामान्य तक पहुंचने लगा। छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, उत्तरपंथी, रूढ़िवादी आदि सभी इससे समान रूप से प्रभावित हुए। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, आज के उत्तर प्रदेश को उस समय क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसान इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अनेक नगरों एवं कस्बों में श्रमिक वर्ग द्वारा हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 ईस्वी में 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप 70 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। 70 लाख कार्य दिवसों की हानि हुई। देहाती क्षेत्रों में भी आंदोलन की प्रबल लहर व्यक्त हो गई। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने औपनिवेशिक वन कानून का पालन करने से इनकार कर दिया। अवध के किसानों ने करों का भुगतान करना अस्वीकार कर दिया और कुमायूं के किसान औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने के लिए तैयार नहीं हुए। असम में चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देना अस्वीकार कर दिया। गुंटूर जिले में दुगला गोपाल कृष्णन के नेतृत्व में शक्तिशाली जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंदोलन की सफलता से गांधी जी इतने अधिक उत्साहित हुए कि उन्होंने 31 दिसंबर 1921 ईस्वी तक स्वराज के आ जाने की भविष्यवाणी कर डाली। मतलब हम 31 दिसंबर 1921 में ही आजाद हो जाएंगे, ये गांधी जी ने कह दिया। इतना ज्यादा जनता का समर्थन देखा जब उन्होंने कि अब तो अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि पूरी जनता हमारे साथ पूरी जनता अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गई है। लेकिन फिर घटना घटती है कहां वाली? चौरी चौरा वाली। सुनना, इस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज की नींव हिलने लगी। स्थिति का मूल्यांकन करते हुए महात्मा गांधी ने अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिलिप्स ने लिखा स्थिति का मूल्यांकन करते हुए महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिलिप्स ने लिखा, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से अत्यधिक सकारात्मक था। इसके लिए परित्याग, प्रतिवाद और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। आंदोलन का स्थगन, क्यों रुका आंदोलन? असहयोग आंदोलन को गांधी जी को क्यों रोकना पड़ा? आपको मैं बता ही चुका हूं, चौरी चौरा कांड वो था जिसके कारण गांधी जी को यह आंदोलन रोकना पड़ जाता है। यह आंदोलन गांधी जी को रोकना पड़ जाता है। आंदोलन का स्थगन, असहयोग आंदोलन की व्यापक सफलता ब्रिटिश सरकार की भयंकर चिंता का कारण बन गई। अंततः सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। दिसंबर 1921 ईस्वी तक हजारों सत्याग्रहियों को बंदी बना लिया गया, जिनमें देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महत्वपूर्ण नेता भी सम्मिलित थे। सरकार की कठोर दमन नीति के कारण आंदोलनकारियों के उग्र वर्ग में उत्तेजना उत्पन्न होने लगी। 5 फरवरी 1920 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसात्मक घटना घटित हो गई। पुलिस द्वारा, अंडरलाइन कर लेना, ये अंडरलाइन कर लेना, ये घटना पेपर में पूछी जाती है। चौरी चौरा कांड क्या है? क्यों इस घटना को माना जाता है असहयोग आंदोलन के बंद होने का कारण? आपको मैं बता चुका हूं कि गांधी जी का एक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? अहिंसा। अहिंसा, कुछ भी करो अहिंसा के साथ करो। हिंसा आई कि मैं रोक दूंगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा से सिर्फ सामने वाले का नुकसान नहीं होगा, अपना भी होगा। अपना सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सामने वाला ताकतवर है। जब सामने वाला ताकतवर है तो मान लो हमने उसकी अगर उंगली तोड़ी तो वो पूरा हमारा हाथ तोड़ देगा, हमारा शरीर तोड़ देगा। इसीलिए तो आज सरकार से लड़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? अहिंसा का रास्ता। क्योंकि सरकार पावरफुल है। सरकार के पास जितने वेपन्स है ना, उतने वेपन्स आपके पास नहीं है। आपके पास उतने वेपन्स नहीं है, आप सरकार से नहीं टकरा सकते। ये टकरा सकते हो। इसीलिए किसान आंदोलन कैसा था? अहिंसा था, अहिंसात्मक था। कितने भी आंदोलन होते, जितने भी आंदोलन होते, वो क्यों होते हैं अहिंसात्मक? क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार ताकतवर है और सरकार से अगर हम लड़ने गए, देखो ना, कुछ लोगों ने दंगा किया है ना, कुछ लोगों ने दंगा किया कहां? महाराष्ट्र में। उनके अगले दिन उनके घरों में बुलडोजर चला दी गई। कर लो जो करना है। सरकार ने कह दिया आप लोगों के घर अनलीगल थे, अब सरकार ने कह दिया ना भाई कर लो जो करना है। सरकार से आप नहीं टकरा सकते। सरकार का आप एक तोड़ोगे, सरकार आपको पूरी तरीके से आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। ये बात जान लो। इस बात को गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे। इस बात को गांधी जी बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसात्मक रास्ता अपनाया है। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपनाया है। समझ में आई बात? इसीलिए आगे सुनो। पुलिस द्वारा लगभग 3000 किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर अंधाधुंध गोली चला दिए जाने के कारण उत्तेजित आंदोलनकारियों ने एक थानेदार तथा 21 सिपाहियों को बलपूर्वक थाने में बंद करके आग लगा दी, जिससे वे सभी मृत्यु का शिकार बन गए।
इस दुर्घटना से गांधी जी को अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने तत्काल आंदोलन को स्थगित कर देने का निश्चय कर लिया। गांधी जी का विचार था कि किसी भी प्रकार की उत्तेजना को निहत्थे और एक प्रकार से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता, नहीं ठहराया जा सकता। गलत तो गलत, गांधी का एक ही सिद्धांत था कि गलत तो गलत, हमसे गलत नहीं होना चाहिए। सामने वाले से गलत हो वो चलेगा, लेकिन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। ये इसी चीज की सबसे ज्यादा आज के टाइम पे आलोचना की जाती है कि गांधी जी का तो यह मानना था कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। इस चीज की आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है। जिनको पता तक नहीं है कि आंदोलन क्या होता है वो करते हैं इस चीज की आलोचना। जिनके मुंह में चांदी का चम्मच था वो लोग इस चीज की बात करते हैं। सबसे ज्यादा तो मुझे बुरा तब लगता है जब कंगना करती है, कंगना रनौत, जानते हो ना इनको? आजकल जिनकी पिक्चरें हिट नहीं होती, एक भी हिट नहीं होती। आजकल उनकी एक्टिंग सबसे बुरी है, सबसे बुरी। वो कहती हैं कि गांधी जी ने क्या किया है देश के लिए। अगर उस समय उनके घर में कोई रहा होता तो वो भी गांधी के फैन होते, इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर वो उस समय होती खुद, तो आज जो मोदी चिल्ला रही है ना, वो गांधी चिल्लाते, इतना मैं जानता हूं। क्योंकि उस समय गांधी से बड़ा कोई नेता ही नहीं था। लाल बाल पाल के बाद सबसे बड़ा नेता अगर कोई उभरा तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। उनसे बड़ा कोई नेता नहीं उभरा फिर लाल बाल पाल के बाद। जानते हो ना लाल बाल पाल कौन है? लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये याद रखना है, आता है ये पेपर में। ठीक है। कंगना जी को पता नहीं है ना कि गांधी कौन थे। ऐसे ही पूरी दुनिया गांधी के आगे अपना सर नहीं झुकाती। बहुत से कारण हैं, उन कारणों के कारण गांधी के आगे सिर झुकाते हैं। गांधी ने जो इस देश के लिए किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। और किसी ने ये करा कि पूरे देश को एकजुट करने का काम किया। बताओ, उस समय कोई किसी ने करा? ऐसा तो नहीं था कि किसी के लिए रुका था, और भी तो कर सकते थे ना, लेकिन कोई कर पाया? नहीं किया। कोई कर पाया? यही तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे आज भाजपा ये सवाल खड़ा करती है कि कांग्रेस के पास भी तो समय था कि कर लेते राम मंदिर, वो बना लेते, वो कर लेते राम मंदिर का राजनीतिकरण, हमने तो रोका नहीं था। वैसे मैं भी यही सवाल करता हूं कि उनको किसने रोका था भारत को आजाद कराने से? वो भी करा लेते। अब इस चीज का क्रेडिट अगर कांग्रेस को मिलता है तो मिलता है भाई, इसमें गलत क्या है? उन्होंने उस चीज को करा है, उनके नेताओं ने इस चीज को करा है। और आप सरदार पटेल को आप अपना नेता नहीं कह सकते। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता है, सरदार पटेल कांग्रेस के नेता है। समझ में आई बात? इस देश को शेप अप करने का काम कांग्रेस ने किया, आपने नहीं करा है। आप इस चीज का क्रेडिट तो ले ही नहीं सकते। इस देश को बरगद की जड़ों के समान अंदर डालने का काम कांग्रेस ने किया है। इसीलिए आज कुछ गलती होती भी है ना, तो ये देश बर्दाश्त कर जाता है। इसीलिए, क्योंकि इसकी जड़ें बरगद के समान, जड़ें बहुत अंदर तक समाई हुई है। समझ में आई बात? इसीलिए आगे सुनो। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने असहयोग आंदोलन के स्थगन का प्रस्ताव पारित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने गांधी जी के इस निर्णय की कटु आलोचना की। स्थिति से लाभ उठाते हुए सरकार ने 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को बंदी बना लिया। उन्हें सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष के कारावास का दंड दिया। सुन लो, अंडरलाइन कर लो इस चीज को। लेकिन गांधी ने माफीनामा नहीं लिखा है इसके लिए। अंग्रेज सरकार को मजबूरन खुद छोड़ना पड़ा है गांधी को। सुनते रहना आगे।
गांधी जी को सजा सुनाते हुए जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने कहा था, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना भी असंभव है कि लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहां तक कि राजनीति में आपसे भिन्न मत रखने वाले भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कानून की अवहेलना करने के कारण न्यायपीठ के लिए गांधी जी को सजा सुनाना आवश्यक था, किंतु जस्टिस ब्रूमफील्ड ने पुनः कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे अधिक कोई प्रसन्न नहीं होगा। एक अंग्रेज न्यायाधीश ये कह रहा है कि अगर आपकी सजा में कमी या आपको छोड़ने का मौका मिलेगा तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। आप अपने आदर्शों के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं। तो अब मुझे बताओ आदर्शों पे कौन चला है? गांधी चले हैं कि आज के नेता चल रहे हैं? गांधी। अब बताओ राम को आत्मसात किसने किया है? गांधी ने किया है कि आज के नेताओं ने किया है? गांधी ने। राम भी अपने आदर्शों के लिए उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े त्याग दिए, लेकिन गांधी ने भी तो किए ना। उस समय जन आंदोलन अपने चरम शिखर पर था, फिर भी उन्होंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने आदर्शों से हट रहा था। वो अहिंसा के रास्ते से हिंसा के रास्ते पर जा रहा था, इसीलिए गांधी ने उसको रोक दिया। ये बात समझो आप, गांधी से बड़ा आदर्शवादी व्यक्ति इस देश में कोई नहीं, जिसने सच में प्रभु श्री राम को आत्मसात किया। इसीलिए ये कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से अपने आदर्शों के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, उसी प्रकार से गांधी जी ने भी जेल भी स्वीकार कर ली और आजादी को भी थोड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया। नहीं चाहते तो बढ़ा सकते थे ना आगे, लेकिन बढ़ाया नहीं, क्योंकि आदर्शों पे जो देश बनता है वही टिकता है। इसीलिए तो भारत आज इतने लंबे समय से बिना किसी गड़बड़ के टिका हुआ है, क्योंकि हम गांधी के आदर्शों पर चले हैं। और जो चोरों के आदर्शों पे चले हैं वो देख लो, आज कंगले हैं वो। इसका प्रमाण है कि जो आदर्शों पे चलता है वो सदैव रहता है, वो कभी नहीं मिटता, और जो आदर्शों पे नहीं चलता वो मिट जाता है। उसका प्रमाण पाकिस्तान है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे सुनिए, कहां तक आ गए? आंदोलन का महत्व। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका, तथापि इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विदेशी शासन से मुक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष में जनता का संगठनकर्ता एवं नेतृत्वकर्ता बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप जन सामान्य में एक नवीन राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने पहली बार प्रार्थना पत्रों और निवेदनों की नीति का परित्याग करके सरकार से सीधी टक्कर ली। परिणाम स्वरूप जन सामान्य की कांग्रेस में आस्था बढ़ने लगी। आंदोलन ने जन सामान्य को निडरता, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का पाठ पढ़ाकर राष्ट्रीय आंदोलन को सबल आधार प्रदान किया। आंदोलन की अवधि में चलाए गए रचनात्मक कार्यों से देश को अत्यधिक लाभ हुआ। इस आंदोलन ने पूरे देश को आत्मसात कर लिया, पूरे देश को एकजुट कर दिया। इस आंदोलन ने बता दिया कि अगर आप सब एकजुट हो जाओगे तो इन अंग्रेजों की कोई औकात नहीं है। इनको लात मार के हम निकाल देंगे, इनको हम आसानी से निकाल देंगे, लेकिन आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। इन अलग अलग उंगलियों को एकजुट होकर एक मुट्ठी बनना पड़ेगा और तब जाकर ये अंग्रेज इस देश से निकलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने आपसी भेदभावों को
खत्म करना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। तो आप सब एकजुट हो जाइए, इनको तो जब कहेंगे आप तब निकाल लिया जाएगा। तो ये गांधी के इस आंदोलन से स्पष्ट हो गया। और इस आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी, एक सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन का नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया कि अगर आपको सच में देश को आजाद कराना है तो आप कांग्रेस से जुड़िए। ये उस समय की सबसे बड़ी हो गई थी। गांधी जी का जन नेता बनना, इस आंदोलन ने गांधी जी को जन नेता बना दिया। जनता तक पहुंचा दिया गांधी को। पूरी जनता जान गई कि गांधी कौन है। पूरी देश की जनता जान गई कि गांधी नाम का भी कोई व्यक्ति है। आगे सुनिए। 1922 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था। गांधी जी एक जन नेता बन चुके थे। असहयोग आंदोलन के कारण जन सामान्य में उत्पन्न होने वाली जागृति ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य का आंदोलन बना दिया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन नगरों और बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं था, अपितु क्षेत्र और वर्ग विशेष की परिधि को लांघकर जन जन का आंदोलन बन चुका था। जहां पहले सिर्फ बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग ही आंदोलन में सम्मिलित होते थे, सरकार से नेगोशिएट करते थे, अब ऐसा नहीं था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे भारत को जोड़ दिया था और जनता को जोड़कर एक सशक्त आवाज के रूप में इकट्ठा कर दिया था। यह है गांधी की ताकत। कोई और क्यों नहीं कर पाया भाई? पूछो ना आज की सरकारों से। गांधी पे आरोप तो लगाते हो तो बताओ ना, और किसने किया ऐसा कुछ? और कोई क्यों नहीं कर पाया? बनता है ना सवाल कि कोई और गांधी क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया कोई और गांधी? किसी को मना था? किसी को मना नहीं था, लेकिन क्यों नहीं बन पाया कोई और गांधी? किसी को मना तो नहीं किया था ना गांधी जी ने कि मेरे बराबर मत बनो। समझ में आई बात? फिर भी कोई नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि किसी में वो दृढ़ संकल्प नहीं था। मैं इसके माध्यम से न सुभाष चंद्र बोस साहब को छोटा समझता हूं, न भगत सिंह साहब को, और ना ही अन्य नेताओं को। सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी अपनी भागीदारी है, लेकिन गांधी की विशेष भागीदारी है। इस गांधी ने इस देश की जनता को जगाया है, सोई हुई जनता को जगाया और बताया है कि तुम अगर नहीं जागोगे तो तुम्हारा देश लुटता रहेगा। तुम नहीं जागोगे तो तुम्हारा देश लुटता रहेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती है। और तुम जाग जाओगे तो इस देश को कोई एक इस देश की कोई एक पूंजी भी इस देश से नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि तुम ही इस देश के सबसे बड़े चौकीदार हो। और तुम जब तक सोते रहोगे तो तुम्हारा घर लूटता रहेगा और कोई नहीं बचा पाएगा। समझ में आई बात? तो गांधी ने इस चीज को इस देश की जनता को समझाया, बताया कि सरकार को जरूरी नहीं कि हिंसा करके ही हटाया जाए, सरकार को अहिंसा से भी हटाया जा सकता है। और वो तरीका असहयोग। सरकार कुछ भी करे, आप उसमें सम्मिलित ही मत होइए। सरकार अपने आप कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार अपने आप कुछ भी नहीं कर पाएगी। यही तो ताकत है एकता में। इसी को तो कहते हैं एकता की ताकत। गांधी ने बताया कि एकता की ताकत में ही सबसे ज्यादा ताकत है, उससे ज्यादा ताकत तो किसी में भी नहीं है, उससे ज्यादा ताकत किसी में नहीं है। ये बात जान लो। समझ में आई बात? गांधी जी ने फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जो वादा किया था वह पूरा हो गया। गांधी जी ने कहा था ना, आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में कहा था कि जब तक भारत का जन सामान्य नहीं जुड़ेगा इस आंदोलन से, तब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी। और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वो करके दिखाया जो इस देश की आजादी के लिए जरूरी था। बिना उसके हुए आजादी मिलना संभव नहीं थी, आजादी मिलना संभव नहीं थी। और गांधी ने वो करके दिखा दिया। इसीलिए गांधी महान है, और कोई कारण नहीं है उनकी महानता का। वो भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं जिस मिट्टी के हम लोग हैं।
बस सोच का फर्क है और प्रभु श्री राम को पढ़ने का फर्क है, नजरिए का फर्क है। किसी ने प्रभु श्री राम में हिंसा देखी है और किसी ने प्रभु श्री राम के सिद्धांतों में अहिंसा देखी है। बस नजरिए का फर्क है। तारक मेहता भी तो यही कहते हैं ना कि सिर्फ नजरिए की है बात, नजरिए की बात है। आप कीचड़ में कमल भी देख सकते हो, आप कीचड़ में कीचड़ ही देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। इट्स योर दृष्टिकोण भाई, आपका दृष्टिकोण है। आप एक बच्चे में शरारत भी देख सकते हो, आप एक बच्चे में बदमाश भी देख सकते हो। आप उसी बच्चे को शरारत को बदमाशी भी बोल सकते हो, आप शरारत को शरारत भी बोल सकते हो। इट्स योर दृष्टिकोण, यह आपका नजरिया है, मेरा नहीं है। आप जिसको चाहे जैसे चाहे वैसे देखें। मैंने तो प्रभु श्री राम में कभी हिंसा नहीं देखी, आप देखते हैं तो देखो भाई, मैंने भी देखी। समझ में आई बात। प्रभु श्री राम ने तो उसको भी मर्यादा के साथ उसकी गलती का एहसास दिलाया, इसने उनकी पत्नी का हरण किया था। यह आप देखिए, रामायण को समझिए, रामायण समझने वाली चीज है। अरे भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली थे, वो चाहते तो जब चाहते पांडवों को उनका अधिकार दिला देते, लेकिन उन्होंने सब कुछ नैतिक तरीके से होने दिया। क्यों? क्योंकि नैतिक तरीके से जब चीज होती है तो जो गलत करता है उसको भी अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। समझ में आई बात। इसीलिए कहते हैं कि संवैधानिक रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है, उसे उसके अपराध का बोध कराना बहुत जरूरी है। तभी वो मानेगा कि हाँ उसने गलती की है, तभी वो अपनी गलती से सीख ले पाएगा। और अगर हमने उसको उसकी गलती का आभास नहीं कराया तो वो कभी भी उस गलती से सीख नहीं लेगा। ये भी मान लो आप, गलती के सीख लेना बहुत जरूरी है। सजा का मूल उद्देश्य क्या होता है? सीख देना, जिससे कि आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। समझ में आई बात। आगे सुनिए। किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने हजारों की संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इनमें से अधिकांश की गांधी जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वे उन्हें सम्मान पूर्वक महात्मा जी कहते थे। सामान्य जन गांधी जी के प्रशंसक थे, क्योंकि गांधी जी अन्य नेताओं के समान ना तो सामान्य जन समूह से अलग रहते थे और ना ही उनसे अलग दिखते थे। समझ में आ गई बात। इसीलिए गांधी ने कोट पैंट छोड़ दिया, नहीं पहनूंगा मैं कोट पैंट, मैं इस देश की जैसी जन सामान्य वस्त्र धारण करता है वैसे ही वस्त्र मैं भी धारण करूंगा, जिससे कि ये जनता मुझे अपने से अलग ना समझे और मेरे से हिचकिचाए ना बात करने में। अब आप बताओ कि गांधी महान नहीं है? गांधी ने महानता वाले काम नहीं किए हैं? किए हैं, तभी तो वो महान बने हैं ना। उस समय किसी ने भी अपने वस्त्र छोड़े नहीं, पर गांधी ने छोड़े, क्योंकि इस देश का जन सामान्य के पास 2 वक्त की रोटी और अपना तन ढांकने तक का कपड़ा नहीं था। तो इसीलिए गांधी ने भी कहा कि जब ये देश जिस दिन अपना तन ढांकने लायक बन जाएगा उस दिन मैं भी अपना तन ढांकूंगा। धोती ही पहनते थे, कभी ऊपर नहीं पहना उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये देश अनंगा था। ये देख लो, ये प्रमाण है। अब बात समझ लो। आप गांधी पे प्रश्न उठाने से पहले आप अपने पर प्रश्न करो कि मैंने गांधी के समान क्या किया है। आगे सुनो। गांधी जी सामान्य लोगों की भाषा बोलते थे और उनकी ही तरह वस्त्र पहनते थे। इस प्रकार समानुभूति होने के कारण गांधी जी के जन सामान्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते थे। सामान्य जनों के साथ गांधी जी की पहचान उनके वस्त्रों से विशेष रूप से झलकती थी। उल्लेखनीय है कि अन्य राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य, सुन लो ध्यान से, अंडरलाइन कर लेना, अन्य राष्ट्रवादी नेता पाश्चात्य शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपनिवेशिक वस्त्रों को धारण करते थे, किंतु गांधी जी की वेशभूषा अत्यधिक सीधी सादी थी।
वे जन सामान्य के मध्य में एक साधारण सी धोती में जाते थे। 1921 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया था और गरीबों के साथ तदात्म्य स्थापित करने के लिए वे सूती वस्त्र पहनने लगे थे। वे प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। निस्संदेह चरखे के साथ गांधी जी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गए थे। वे अन्य राष्ट्रवादियों को भी चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पारंपरिक भारतीय समाज में सूत काटने के कार्य को अच्छा कार्य नहीं माना जाता था। गांधी जी द्वारा सूत काटे जाने के कार्य ने पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम एवं शारीरिक श्रम की दीवार को नष्ट करने में उनकी उल्लेखनीय सहायता की। गांधी जी की सादगी और उनकी जन सामान्य से सहानुभूति ने उन्हें जन सामान्य के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। इतिहासकार शहीद अमीन के विवरण से पता चलता है कि गांधी जी जन सामान्य के मध्य अत्यधिक लोकप्रिय हो गए थे। फरवरी 1921 ईस्वी में गोरखपुर के एक हिंदी समाचार पत्र में छपी एक रिपोर्ट से गांधी जी की जन सामान्य में लोकप्रियता का पता लगता है। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नून, खार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा की खुशहमती के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद इस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेस में अभिभूत होकर कुछ लोगों को रोते हुए देखा गया। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी दान देना चाहते थे, किंतु उन्होंने इसे गोरखपुर में देने को कहा। किंतु चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका नहीं। एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों एवं सिक्कों की बरसात होने लगी। गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ क्षण के लिए उनके दर्शन कर लिए। ये एक हिंदी समाचार पत्र का लेख है उस समय के। तो आप बताओ, आप गांधी महान नहीं थे तो क्या थे? गांधी नहीं पूजे जाएंगे इस देश में तो कौन पूजा जाएगा? अब आप खुद बताओ। उस व्यक्ति ने इस देश के जन सामान्य को भारत के आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया है, इसीलिए वो महान है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।